गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 22 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है नए प्रेसिडेंट एक्चुअली हमारी चुन ली गई हैं। मुर्मू जी होंगी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट। तो थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने जीएस पेपर 1 भी लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं उस ट्राइब के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जीएस पेपर 1 भी इंक्लूड कर दिया है। इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, कौन इसको रिलीज करता है, कौन कौन से स्टेट की कौन सी रैंकिंग आई है, कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। अबॉर्शन राइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन यहाँ पे दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटेड टॉपिक है, पहले भी इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एनपीए के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इंडिया का नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक्चुअली लगातार कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की रेटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। माचो मैन, वीमेन एंड सिनेमा। जिस तरह से सिनेमा के अंदर वीमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, उनकी पोजीशन को दिखाया जाता है, किस तरह से मैन को पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ रिसेंट फिल्मों के एग्जाम्पल वगैरह देके हम लोग बात करेंगे। तो पोर्ट्रेल ऑफ वीमेन जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जीएस पेपर 1 के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यहां से सवाल पूछा जा सकता है। केरला और मंकी पॉक्स। देखिए मंकी पॉक्स के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, रिपीटेड सा टॉपिक है। इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि केरला के अंदर इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं मंकी पॉक्स के, क्या कारण है, केरला की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं और दूसरी स्टेट्स के लिए किस तरह के लेसन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया, श्रीलंका और प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बेसिकली जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है, इंडिया उसका कैसे यूज कर सकता है, कैसे बेनिफिट ले सकता है, श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या अभी हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट में, और फ्यूचर में हमारे रिलेशन किस तरह से हो सकते हैं। इस छोटे से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें जो है ब्रीफली समझाई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आगे जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे आज कम से कम 500 लाइक चाहिए। अगर 500 लाइक आएगा तो कल वाली वीडियो में आपके लिए स्पेशल सरप्राइज में रखने वाला हूं। लेकिन हम लोगों ने अपना सेकंड फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। 3 तारीख से हम लोग शुरू कर चुके हैं उसको। तो इकोनॉमी की क्लासेस अभी चल रही हैं, तो जिन बच्चों ने क्लास जो मिस कर देंगे, अगर आप कोर्स अभी ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पुराने वाली सारी की सारी, और नई क्लासेस को आप रेगुलरली स्टूडेंट के साथ कर सकते हो। जो ये पूरा डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया से डिजाइन किया गया है कोर्स। डेली आपका क्विज होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती हैं, मेंस टेस्ट सीरीज, टीचर के साथ 1-to-1 मेंटरिंग आपको देखने को मिलती है, सारी चीजें आपको कराई जाती हैं। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। ये फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके भी आप क्लिक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो हमारी नई प्रेसिडेंट बन गई है, तो सभी के सभी एस्पिरेंट्स इनको बधाई देंगे कमेंट सेक्शन में जाके। तो मैंने तो इनको बधाई दे दिया है, पहले ही ट्वीट कर दिया था वो सारी चीजें, तो आप अभी कर सकते हैं क्योंकि बहुत खास चीज है। प्रेसिडेंट तो पहले भी चुने गए हैं, लेकिन इस बार जो प्रेसिडेंट चुनी गई है वो अपने आप में ही बहुत खास हैं, क्योंकि एक तो ये ना एक ट्राइबल हैं, ट्राइबल वीमेन। तो ट्राइबल्स को लेके आपको पता ही है हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है, एक एक नजरिया रहता है कि ट्राइबल जो पीपल होते हैं दे आर बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। लेकिन आज जो ट्राइबल्स का स्टेटस अभी इंप्रूव होगा सोसाइटी के अंदर, वो एकदम काबिल तारीफ रहने वाला है और बहुत जबरदस्त एक अचीवमेंट भी है। और पता चलता है कि दिस इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी ना यार, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि जहां पे बिल्कुल ग्राउंड से उठ के भी कोई आदमी देश के सबसे हाईएस्ट पद पे पहुंच सकता है। तब दोनों लीडर्स को यहाँ पे देख सकते हो, है ना। देखिए मोदी जी यहाँ पे है, जिनका बैकग्राउंड कितनी हम्बल रही है हम सबको पता है, और मुर्मू जी तो ऑफ कोर्स एक ट्राइबल वीमेन रही हैं, बहुत ही ज्यादा हम्बल और पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो क्लियरली देख सकते हो दिस इज द मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ऑटोक्रेसी वगैरह में वो सब देखने को नहीं मिलता है ना, तो ये इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शी इज द सेकंड वीमेन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटीजन। तो सेकंड वीमेन है, पहली जो है हमारे पास आपको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया की आर्म फोर्सेस बनी है, तो सेकंड वीमेन है, राइट। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। 15th प्रेसिडेंट ये भी इंडिया की होने वाली है, पहली ट्राइबल वीमेन होने वाली है। जिस ट्राइब से दोस्तों ये बिलोंग करती हैं वो है संथाल कम्युनिटी, ठीक है। संथाल कम्युनिटी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है गोंड्स, फिर आते हैं भील, और तीसरे नंबर पे आते हैं संथाल। ये आपको पता होना चाहिए। संथाल का मतलब होता है क्वाइट एंड सीरीन, मतलब एकदम शांति प्रिय।
ठंडे स्वभाव के, शांत स्वभाव के, उनको बोला जाता है उनको बोला जाता है संथाल। संथाल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले का मतलब है संथा, संथा, संथा का मतलब होता है काम, और दूसरा होता है आला, है ना, संथाल मिला के बना है ना, जिसका मतलब होता है मैन, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत शांत होता है, काम होता है, पीसफुल होता है, उसे संथाल कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? ये जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट पे बेसिकली संथाल का मीनिंग लिखा हुआ है, जहां से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था। वैसे संथाल की कहां से आए थे, कैसे आए हैं, ये कोई ऐसा हमें नहीं पता है, लेकिन पॉपुलर बिलीफ ये कहता है कि नॉर्थ कंबोडिया के अंदर जो चंपा किंगडम हुआ करता था, उसके दौरान जो है 17th 18th सेंचुरी में जो है संथाल कम्युनिटी के लोग जो है वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और उधर मयूरभंज में आके सेटल डाउन हो गए थे। तो ये कहा जाता है। संथाल की हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। संथाल रिबेलियन आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। तो 1855 में जो है संथाल रिबेलियन हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था ना, 1793 में ब्रिटिशर्स लोगों ने जब परमानेंट लैंड सेटलमेंट वगैरह किया था, तो वहां से जो है जमींदारों को लैंड दी गई थी, और जो बीच में मनी लैंडर्स होते हैं उनका दबदबा बढ़ गया था, और इनकी जो जमीन वगैरह है वो इनसे छीन ली गई थी। बहुत सारे राइट्स जो फॉरेस्ट राइट वगैरह हैं वो इनसे ले लिए गए थे। तो 1850 में फिर संथाल रिबेलियन हुआ था। आई होप आपने ये सब पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर, तो थोड़ा आपका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। तो संथाल रिबेलियन और वो सब ना, आपको गोंड रिबेलियन, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो संथाल रिबेलियन के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 मेन लीडर होते थे, सिद्धू, कान्हू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 लीडर थे संथाल रिबेलियन के। इस बार प्रीलिम्स में यहां से डेफिनेटली सवाल आने वाला है। ठीक है, तो संथाल परगना कहां पे बनाया गया था? ये बनाया गया था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बीरभूम के अंदर। ठीक है, तो संथाल रिवोल्ट जब हुआ तो बेसिकली वो यहीं पे हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और संथाल कम्युनिटी पहली ऐसी कम्युनिटी इंडिया में जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर समझते हो ना आप, कि वो छिप के और बीच बीच में कभी कभी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। एंड इट वाज द फर्स्ट इन द बिहार हिस्ट्री। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पता होना चाहिए संथाल कम्युनिटी के बारे में। और चीजें भी आप डेफिनेटली संथाल के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑलरेडी यूपीएससी में संथाल कम्युनिटी को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, पहले वाला जो आप देख सकते हो। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि क्या किया गया था, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताओगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट स्टिल फिर भी। इंडिगो रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, डेक्कन राइट एंड द म्यूटिनी ऑफ द सिपॉइज। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो जब भी आप कोई भी इवेंट पढ़ते हो हिस्ट्री में, ठीक है, तो आपको उसको कम से कम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होना चाहिए। यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछ लेता है, कौन से ईयर में वो आए थे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बहुत पॉपुलर पब्लिकेशन होती है तो उस पब्लिकेशन के बारे में आपको क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए। तो जब एक कोई टॉपिक आप कर रहे हो तो कम से कम उसको बहुत अच्छे से करो, है ना, तभी मजा आएगा करने में। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए हैं, ये आज का ये एक्चुअली एमसीक्यूज हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका ने भैया टॉप किया है फिर से नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। तो बेसिकली तीसरा इनोवेशन इंडेक्स है, और तीनों ही साल कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है, तीनों ही साल। ठीक है, देखिए कर्नाटका के टॉप करने के एक तो बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में जो है एक हब है, इंडिया में इनोवेशन हब है। बहुत सारे यूनिकॉर्न्स वहां से निकलते हैं, बहुत सारे रिसर्च वहां पे होता है ना, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2022 में तो टॉप किया है कर्नाटका ने, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, 3rd एडिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। 2nd, 1st, 4th, 6th इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है यूपीएससी में, तो यू शुड नो दिस इज द 3rd एडिशन। ठीक है, और कई सारी कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बाकी मणिपुर ने जो है हिल कैटेगरी एक अलग होती है इसके अंदर, उसमें हिल कैटेगरी में जो है टॉप मणिपुर ने किया है, और यूटी के अंदर चंडीगढ़ ने यहाँ पे टॉप किया है। जो मेजर स्टेट्स है, कर्नाटक ने टॉप किया है। कर्नाटक के बाद आता है तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में आपको मैं बताता चलो, थोड़ी बहुत बातचीत हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि ये एक्चुअली इंडिया का अपना इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबली एक और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उसको ही फॉलो करके हम लोग अपने स्टेट में फॉलो करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं बेसिकली यहाँ पे, जिस इंडिकेटर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेट जो है कौन सी रैंकिंग में आता है। तो ये कुछ 5 यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर्स हैं। ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए डेफिनेटली, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट्स,
जो है वहां से कितने निकलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में कितने एडमिशन्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कितने उस स्टेट से पेटेंट्स निकलते हैं, कितने ट्रेडमार्क्स निकलते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह वो सब यहाँ पे आता है ना। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं पर मिलियन, और एफडीआई फ्लो कितना होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी और लीगल प्रैक्टिसेस वगैरह कैसी होती हैं। इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें जो है कर्नाटक ने डेफिनेटली यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बारे में और कुछ नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से टॉपिक था ये, बस और कुछ नहीं था यहाँ पे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और देखिए वीमेन हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि राइट टू सेफ अबॉर्शन जो है वो कहां से बिलोंग करता है। तो पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 से हमारा बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। राइट टू सेफ अबॉर्शन इज अ फंडामेंटल राइट बिकॉज इट बिलोंग्स टू आर्टिकल 21 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या कहता है ये, बेसिकली ये जो है केस आया था, ये जो नई दिल्ली का केस था, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि काफी पॉपुलर जज हैं डेफिनेटली, और आजकल काफी कंट्रोवर्सी में भी चल रहे हैं, ट्विटर वगैरह पे काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको, बिल्कुल अलग अलग रीजन की वजह से। खैर वो एक अलग बात है। तो चंद्रचूड़ जी ने एक्चुअली एक वीमेन थी और उनकी अपील उन्होंने डाली थी उसके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, और जिनको जो है 24 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, तो 24 वीक्स के बाद भी क्या अबॉर्शन करवाया जा सकता है, ये सवाल जो है वो उनके सामने था, और इन्होंने कहा कि यस करवाया जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि वो जो वीमेन थी जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाली थी वो अनमैरिड थी। ठीक है, वो थी अनमैरिड। अनमैरिड का मतलब ये है कि वो लिव इन में रहती थी किसी के साथ, और वहां से वो जो है प्रेग्नेंट हो गई, और फिर बाद में वो जो जिनके साथ वो रहती थी वो उनको छोड़ के कहीं चले गए, बेसिकली ब्रेकअप हो गया समझ लीजिए, कहीं चले गए हो, इतना कोई डिटेल यहाँ पे दिया नहीं है। बट बात यह है कि शी वाज अनमैरिड, ऑफिशियली शी वाज अनमैरिड एंड शी वाज प्रेग्नेंट। तो 24 वीक्स तक तो उनके पेट में बेबी रहा। जब आदमी वो छोड़ के चला गया तो इन्होंने जो है टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन डाला। लोअर कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है वो अनमैरिड वुमेन के लिए जो है वो टर्मिनेशन की बात नहीं करता है आफ्टर 24 वीक्स। तो ये मामला चला गया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। तो चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि देखो या लिव इन रिलेशनशिप जो है वो हमारे सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, आपने चाहे ऑफिशियली मैरिज ना की हो, बट लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से लीगल माना गया है। इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो पूरी तरह से लेजिटिमेट तरीके से उसके पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो सारे अधिकारों का यूज कर सकती है। और हमारा जो मेडिकल टर्म जो मेडिकल टर्मिनेसी जो एक्ट है, ठीक है, प्रेगनेंसी वाला, तो इसका भी जो है उनको पूरा अधिकार है। तो इवन जो लोअर कोर्ट था उसको डांट भी लगाई है। देखिए यहाँ पे खास लिखा हुआ है चेस्टाइजिंग द लोअर कोर्ट। चेस्टाइजिंग द लोअर कोर्ट का मतलब ये है कि लोअर कोर्ट को डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि भैया लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, आप कैसे कह सकते हो, आप इस वीमेन से उसका टर्मिनेसी का अधिकार कैसे ले सकते हो, जबकि लिव इन रिलेशनशिप जो है पूरी तरह से लीगल है। देखिए जो पहले हमारे पास 1971 एक्ट हुआ करता था ना, इसमें अनमैरिड वीमेन को अलाउड नहीं था, क्योंकि उस समय लिव इन रिलेशनशिप को लीगल नहीं माना गया था, लेकिन आज माना जाता है। ठीक है, उस समय साफ लिखा हुआ था, ये देखिए, ये लिखा हुआ है दैट अनमैरिड वुमेन कैन नॉट साइट कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ रीजन फॉर द अबॉर्शन। मतलब अगर एक वीमेन अनमैरिड है और अगर उसका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है और कल को वो ये प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये नहीं कह सकती कि सर मैंने तो कॉन्ट्रासेप्टिव लिया था और वो फेल हो गया, तो प्लीज मुझे अबॉर्शन का अधिकार दे दीजिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है। तो 1971 वाले एक्ट में ये पूरी बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने 1921 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर जब इसको हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, तो हम लोगों ने क्या किया, सरकार ने मतलब अनमैरिड वुमेन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, मैरिड वुमन और हर हस्बैंड एंड एनी वुमेन और हर पार्टनर। देखें भाई, पार्टनर लिखा हुआ है। पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि हस्बैंड ही होगा, पार्टनर का मतलब बॉयफ्रेंड भी हो सकता है।
या ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। तो ये नए कानून के अंदर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। पुराने कानून में ठीक है आपका हस्बैंड होना चाहिए था, लेकिन नए में कोई भी हो सकता है। तो ये जब कानून खुद कह रहा है आपको कि लिव इन रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड से अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो, तो भैया ये पूरी तरह से लेजिटिमेट है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और थोड़ी बहुत चीजें और भी जो है हम लोग पहले इसको कर चुके हैं कि अगर कोई रेप होता है किसी का और उसकी वजह से जो है अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो जाती हैं वीमेन, तो 24 वीक्स के जेस्टेशन पीरियड के बाद भी जो है वो करवा सकती हैं अबॉर्शन, लेकिन उसके लिए आपको रिट पिटीशन लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आप कंपेयर कर सकते हो 1971 वाले एक्ट को। ये पुराना आर्टिकल है, मैंने वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है, हम लोग इसको पहले 2-3 बार कर चुके हैं। तो दोनों को अगर आपको कंपेयर करना है 1971 वाले एक्ट को और 2021 वाले एक्ट को, डेफिनेटली आप जाके यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो पहले वाला जो एक्ट था उसमें 20 वीक्स होते थे जेस्टेशन पीरियड, और दूसरे वाले एक्ट में जो है वो 24 वीक्स कर दिया गया है। 24 वीक्स के बाद भी अगर आपको करवाना है तो फिर आपको जो है रिट पिटीशन डालना पड़ेगा कोर्ट वगैरह के अंदर, वो थोड़ा चीज यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर बात करें तो पुराने एक्ट में जो है 20 वीक्स तक जो है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर की परमिशन होती थी, लेकिन नए वाले में जो है आपको 20 से लेकर 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर 24 वीक के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है तो उसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड की अप्रूवमेंट या मतलब अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर वीमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप ब्रीच करते हो तो पहले जो है 1000 रुपए का फाइन हुआ करता था, अभी जो है फाइन भी है और 1 साल की आपको सजा भी हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं एमटीपी एक्ट के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो हमारा 1971 था, जिसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया है। तो ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे आर्टिकल, जो हमारा वुमेन इश्यूज है, वुमेन राइट्स हैं, डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आप ये सब पढ़ सकते हो। अगर आपको अगर नोट्स वगैरह बनाते हो आप न्यूज़पेपर से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देखिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज़पेपर से आपको प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, कभी बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इतने सारे फैक्ट होंगे, कितने इकट्ठे करोगे आप। कल को आप तो मैगजीन तो पढ़ते ही हो करंट अफेयर की, तो प्रीलिम्स के लिए आपके अच्छा खासा कंटेंट आपकी मैगजीन में आ जाता है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंस के लिए डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। आप न्यूज़पेपर के खासकर एडिटोरियल से और कभी कभी अगर आपको लगता है कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप डेफिनेटली वहां से नोट्स बना सकते हो। देखिए एमटीपी एक्ट को लेके पहले भी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं अपने एडिटोरियल से, तो जो स्टूडेंट उस समय नोट्स वहां पे बना रहे थे तो डेफिनेटली उसके अंदर एक नया एग्जाम्पल आप ये ऐड कर सकते हो अभी जो आज आपने आर्टिकल करवाया है। तो इस तरह से अपने नोट्स को आप अपडेट करते रहा करो टाइम टू टाइम, क्योंकि ये न्यूज के अंदर लगातार कुछ ना कुछ एडिशन होता ही रहता है। कभी कोई एग्जाम्पल आता है, कभी कोई सर्वे आता है, कभी कोई नई स्टडी आती है, तो अपने नोट्स को डायरेक्टली एनरिच करते रहो। उसी का मतलब होता है ना करंट अफेयर, तो ये चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स एनपीए रेशियो लाइकली टू फॉल 5 to 5.55% बाय मार्च 2024। दोस्तों एक समय ऐसा आ गया था 2 साल 3 साल पहले, जब इंडिया का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 10% तक चला गया था, खासकर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, लेकिन अभी जो है काफी कम हो गया है। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो बैंक्स हैं अभी वो काफी मजबूत पोजीशन में हैं, ठीक है, एनपीए क्योंकि कम हो गया है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आपको बताने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, आप सबको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। बेसिकली एसेट क्या होता है? एसेट ऐसी कोई भी चीज होती है जो आपको जिससे मनी जनरेट होता है, ठीक है, मनी जनरेट होता है। जैसे मान लो आप कोई भी एसेट होता है आपका जिसको बेच के पैसा कमा सकते हो। आपके मान लो आपकी कार होती है, आपके पास जमीन होती है, ये सब आपके एसेट होते हैं। तो बैंकों के पास एसेट क्या होता है? तो बैंकों के पास एसेट होता है वो जो पैसा, जो मनी हम लोग सेविंग अकाउंट में करवाते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे हम लोग हैं तो हम लोग बैंकों में सेविंग अकाउंट करवाते हैं। अब बैंकों के पास मान लो 100 रुपए आ गया सेविंग अकाउंट के अंदर। अब ये 100 रुपए बैंक अपने पास तो नहीं रखेगा, क्योंकि 100 रुपए के उसके ऊपर हमें लोगों को इंटरेस्ट भी देता है बैंक, मान लो 4% इंटरेस्ट देता है। लेकिन ये बैंक के पास पैसा आएगा कहां से? तो बैंक क्या करता है, बैंक उस पैसे को आगे फर्दर लोन में देता है, लोन, ठीक है, क्रेडिट देता है। तो किसी को भी दे सकता है, टाटा बिरला अंबानी, हम लोगों को भी दे सकता है, कार लोन, होम लोन, हनीमून लोन, बहुत सारे लोन होते हैं। तो यहां से जो लोन देता है बैंक, उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलता है, मान लो 6%। तो यही 100 रुपए बैंक ने आगे दिया। अब 100 रुपए के बदले में बैंक को 106 रुपए मिले, लेकिन बैंक ने हम लोगों को कितना दिया? 104 रुपया दिया। तो 2 रुपए का क्या हो गया? ये बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इसमें बैंक अपना जो शेयर होल्डर होते हैं उनको भी बांटता है, उसके जो रेंट वगैरह होता है वो भी देता है, एम्प्लॉइज की सैलरी होती है वो भी देता है। तो बैंक बेसिकली एक मनी लेंडर की तरह काम करता है, एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। लेकिन क्या होता है, ये जो टाटा बिरला अंबानी है, ये
ये तो रिस्क है ना भैया। आपने उनको 100 रुपए दे दिया, अब जरूरी थोड़ी आपको 100 रुपए देंगे। हो सकता है आपको वहां से 90 रुपीज वापिस आए, हो सकता है आपको 70 रुपए वापिस आए, और हो सकता है कि विजय माल्या जैसे बिल्कुल 1 रुपया भी ना दें आपको, हो सकता है ना। तो बैंक हमेशा रिस्क होता है। तो बैंक का ऐसा एसेट, मतलब ऐसा लोन जिसके ऊपर बैंक को प्रॉफिट नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट है ना बैंक का, ये तो लोन एसेट होता है। तो ये इसकी जो है, एक समय ऐसा आ गया था हमारे कंट्री में जब लगभग 10% के लगभग एमपीए हो गया था। अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सरकार ने कई सारे स्टेप लिए हैं, और जिनमें से जो लेटेस्ट स्टेप है वो है बैड बैंक, है ना, बैड बैंक। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एनपीए कम हो गया है। बस ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। एनपीए क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड आपके लिए डाल दी है, थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ सकते हो। एनपीए रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स और एडवांसेस दैट आर डिफॉल्ट और आर इन द अरियर्स ऑन द शेड्यूल पेमेंट इन द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट। मतलब जब कोई इंसान उसका 90 डेज तक प्रिंसिपल वापस नहीं करता या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट वापस नहीं करता है, तो उसे एनपीए डिक्लेयर बैंकों के द्वारा कर दिया जाता है। कई सारे स्टेप हैं जो एनपीए को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने लिए हुए हैं, बैंकों ने लिए हुए हैं, आरबीआई ने लिए हुए हैं। जैसे हमारे पास सरफेसी एक्ट 2002, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग बैंक्रप्सी कोड हमारे पास है, और बैड बैंक, है ना। इसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। बैड बैंक क्या होता है, कैसे काम करता होता है, कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसका रोल क्या होगा, है ना। इसको क्रिटिकल एनालिसिस भी हम लोगों ने इसका अच्छे से किया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैड बैंक, काफी ज्यादा आपको पता होना चाहिए मेंस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है माचो मैन एंड द इनविजिबल वीमेन। तो बेसिकली क्या बात कर रहा है इस पूरे आर्टिकल में, सिनेमा के अंदर जो वीमेन का जो पोर्ट्रे किया जाता है और सिनेमा के अंदर जो मैन का पोर्ट्रे किया जाता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कई सारे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे केजीएफ, आपने केजीएफ 2 देखी होगी, है ना, आपने आरआरआर भी देखी होगी, आपने विक्रम भी देखी होगी, आपने कौन सी मूवी थी वो जिसमें वो कहता है झुकेगा नहीं साला पर, हाँ पुष्पा, पुष्पा भी आपने देखी होगी। कितनी सारी फिल्में आपने देखी होगी ना, भीमला नायक आपने देखी होगी, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, हीरोपंथी 2, अरे दुनिया भर की फिल्में, अनगिनत फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैन को माचो मैन दिखाया जाता है। माचो मैन इन द सेंस कि वो लंबा चौड़ा होगा, उसकी बॉडी होगी, स्मार्ट होगा, है ना, दिखने में अच्छा होगा। उसको ऐसे दिखाया जाता है कि 10-10 आदमियों को, 50-50 आदमियों को अकेला आदमी ही हैंडल कर सकता है। उन फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि मैन ही सबको प्रोटेक्ट करेगा, मैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकी सब कमजोर होते हैं, खासकर वीमेन। सिनेमा के अंदर ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है वीमेन को जैसे भैया उनका तो जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उस अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करना, उसका और जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही टारगेट है, शादी करना। जैसे आरआर में देखा है ना, वो भीम की नहीं, राम की जो वाइफ गर्लफ्रेंड होती है आलिया भट्ट, उसके जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो राम के पर्पस के लिए अपना पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दे, उसको सिर्फ राम से शादी करना है। ऐसा बहुत सारा दिखाया जाता है। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, है ना, बाहुबली पार्ट 1, उसके अंदर किस तरह से जो है पूरा उसको स्टोकिंग दिखाया जाता है। वो बाहुबली किस तरह से उसकी स्टोकिंग करता है, हर जगह जहां पे वो जाती है उसके पीछे पीछे जाता है, उसको परेशान करता है, कंप्लीटली स्टोकिंग। लेकिन उसको रोमांटिक वे में दिखाया जाता है। भैया रोमांटिक बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, वो टॉर्चर होता है वीमेन के लिए, कोई उसको स्टोकिंग करता है तो पोर्ट्रे वीमेन का ऐसे ही दिखाया जाता है हमारे सिनेमा के अंदर। एक कमजोर होगी, वो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको मदर दिखाया जाता है, सैक्रिफाइस, उसको जो है लव इंटरेस्ट दिखाया जाता है, किचन में दिखाया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है बेसिकली हमारे यहाँ पे वीमेन को। और मेल को कैसे दिखाया जाता है कि वही सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, वही सबको देखेगा, लार्जर देन लाइफ उसको दिखाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें, है ना। तो ये पोर्ट्रेल के बारे में इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा ये सब नहीं होना चाहिए। और इसका जो है एक, क्योंकि सिनेमा से ना काफी इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर डेफिनेटली, है ना। तो वही चीज आपको सोसाइटी में भी फिर नजर आती हैं। पावरफुल वीमेन, बहुत कम गिनी चुनी फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें वीमेन को पावरफुल दिखाया जाता है एक तरह से। तो वो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। फिर एक इंटरेस्टिंगली इसमें क्या किया इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर, इस सारे सिनेरियो को जो है इकोनॉमिक से जोड़ के देखा है। तो कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद देखिए क्या हुआ ना, जब सिनेमा में सिर्फ चीजें दिखाई जाती हैं तो इसमें ये दिखाया जाता है कि भैया फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन की होती है, वीमेन जो है सिर्फ वो घर पे रहेंगी, किचन का काम देखेंगी, बच्चे संभालेंगी, वो सब दिखाया जाता है। तो कोविड के समय में क्या हुआ, क्योंकि देखिए हमारी इमेज होती है माचो मैन की, कि माचो मैन वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारी प्रॉब्लम का हल उसके पास होता है, सोल्यूशन उसके पास होता है। तो कोविड-19 में क्या हुआ कि जब इकोनॉमी डाउन होना शुरू हुआ, बहुत सारे जो मैन थे, माइग्रेंट तो मोस्टली मैन ही होते हैं, तो उन्होंने उनकी जॉब उनकी चली गई, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन की खराब हो गई। तो उस समय अगर आप देखो पिछले 1-2 साल में इस तरह के जो माचो मैन वाले जो रोल हैं
बॉलीवुड वगैरह में और ना सारे इंडियन सिनेमा के अंदर वो ज्यादा दिखाए जाने लगे हैं, है ना। तो वो भी एक इसका डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो और एक सर्वे किया गया कि जब जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो वीमेन सेंट्रिक रोल भी दिखाए जाते हैं सिनेमा के अंदर, लेकिन जब जब इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो माचो मैन के रोल दिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, मैन को ऐसे दिखाया जाता है एक तरह से। तो ये कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया है। आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने कभी ऐसा चीज फील किया है कि यस सिनेमा में ऐसा दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाना चाहिए। अरे हॉलीवुड में भी ऐसा ही है, आप स्पाइडरमैन देख लीजिए, आप बैटमैन देख लीजिए, वहां पे भी वीमेन को ऐसे ही दिखाया गया है ना, कि वो स्पाइडरमैन आएगा सबको बचाएगा, वीमेन वो बेचारी घर में रहती हैं, ऑल दैट, वो सब वहां पे भी दिखाया जाता है। तो पूरी सोसाइटी का ही सिस्टम ऐसा है को हम सिर्फ खाली इंडियन सिनेमा को ही ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे बस थोड़ा सा 10-20% ज्यादा हो सकता है, वीमेन सेंट्रिक रोल काफी कम बनते हैं। वहां तो आपने देखा होगा कितनी सुपर वीमेन भी होती हैं हॉलीवुड में, है ना, मार्वल और वो सब आपने देखा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। केरलाज फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो ये एक्चुअली मंकी पॉक्स से तो एक पुराना आर्टिकल हो गया अभी। मंकी पॉक्स के बारे में कुछ डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है। तो आपके सेल्फ स्टडी के लिए है ना, 1958 में डिस्कवर किया गया था, कहाँ डिस्कवर किया गया था, कौन सा वायरस होता है, वो सब करके ये पुराना आर्टिकल है। नए आर्टिकल में क्या दिखा है इन्होंने बताया कि भैया कि ऐसा क्या है खास केरला के अंदर कि वहां पे सबसे ज्यादा केस आते हैं, है ना। मंकी पॉक्स के अभी तक वहां पे 2 केस आ चुके हैं, और भी आ सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा काफी चांसेस लग रहे हैं। तो पहले दिन का ये कहना है कि देखो केरला के अंदर जो है 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और पूरी दुनिया के साथ केरला बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और केरला से एक्सपेट्रिएट मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग मिडिल ईस्ट में, यूरोप में काम करते हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। इतना इंडिया में किसी और जगह पे नहीं होता, मिडिल ईस्ट से ज्यादातर वहां पे केरला में लोग आते हैं, वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है। तो और ग्लोबली भी जो है बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए केरला, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वहां पे वायरस आ जाते हैं। और केरला में लोग इतने अवेयर हैं खुद को लेके, पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, तो पेशेंट ना खुद अगर उनको लगता है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो खुद वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं डॉक्टर को, अरे कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है, लोग खुद जाते हैं क्योंकि अवेयरनेस काफी अच्छा है, सोशल कमिटमेंट भी होता है। तो जब कोई बीमारी वगैरह इस तरह की आ जाती है तो लोग जो है खुद भी अवेयर होते हैं, खुद भी काफी ट्रेंड होते हैं, कम्युनिटी ट्रेडिंग वगैरह वो सब, मतलब कम्युनिटी के द्वारा उनको ट्रेन किया जाता है वो सब चीजें करके। तो ये रीजन है कि केरला में डिटेक्ट किए जाते हैं, और केरला में जो है डिटेक्ट किए जाते हैं। हो सकता है भैया दूसरी स्टेट में भी केस हों, लेकिन वहां पे लोग डर के मारे बता नहीं रहे हों, ऐसे भी रीजन हो सकता है। तो ये कुछ कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं केरला में अभी, और क्योंकि देखिए केरला का हेल्थ सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरे यूरोप के साथ उसको आप कंपेयर कर सकते हो, इंडिया के स्टेट्स में तो खैर सबसे बेस्ट है ही। तो केरला के पहली बात तो पब्लिक हेल्थ मैसेज, तो जैसे ही ये मंकी पॉक्स का केस आया तो वहाँ के मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, पॉलिटिकल क्लासेस वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह ने खूब सारे जो हेल्थ मैसेज दिए दुनिया को, ठीक है, अपनी लोगों को। विजिलेंट जो है, पब्लिक नीडेड टू बी विजिलेंट, है ना। तो जैसे ग्राम सभा वगैरह में कुछ लोगों को विजिलेंटी बनाया गया, आशा वर्कर्स को विजिलेंटी बनाया गया कि वो ध्यान रखें उनके गांव में, है ना, अगर इस तरह केस आते हैं, वो सारी चीजें। उसके अलावा जो भी पेशेंट थे उनको आइसोलेट किया गया, और वो पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब उनके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स वगैरह जिससे वो मिले थे, उनको भी आइसोलेट किया गया, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से ट्रेसिंग किया जाता है, 21 दिन के लिए प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग किया जाता है, वो सारी सारी चीजें हैं। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है मॉनिटरिंग सेल्स बनाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। फील्ड लेवल सर्वे किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। और जिसको भी सिम्टम्स आते हैं, फीवर या रैसेस वगैरह, है ना, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, तो उनको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता है। और एयरपोर्ट के ऊपर हेल्प डेस्क बना दी गई है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं डेफिनेटली केरला जो है के में जो स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है दूसरी स्टेट्स के लिए, यहाँ पे क्या लेसन हो सकते हैं। पर पहली बात तो ये कि अभी तक जो है किसी दूसरी स्टेट के अंदर जो है मंकी पॉक्स को जो है डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी स्टेट के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग करने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, सर्विलेंस आप अच्छे तरीके से करिए। जो ट्रैवलर्स बाहर से आते हैं जैसे दिल्ली वगैरह में, मुंबई में, है ना, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा अब समस्या ये है, यूरोप के अंदर कई सारे ऐसे केस पाए गए जो एसिम्टोमेटिक हैं, मतलब उनको मंकी पॉक्स तो है, वायरस तो है, लेकिन एसिम्टोमेटिक है, उनके अंदर किसी तरह का ना कोई हेडेक है, ना रैशेज है, कुछ भी नहीं है। ऐसे केसेस में लेके जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है इंडिया में इस तरह के ऐसे केसेस हों जो एसिम्टोमेटिक हों, तो इसके बारे में और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं उनसे एक्चुअली वायरस आगे नहीं फैलता, ट्रांसमिशन नहीं होता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोविड के केसेस में ऐसा ही हुआ था, एसिम्टोमेटिक कोविड वाले पेशेंट भी आगे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं वायरस को। तो क्या इस केस में भी ऐसा हो सकता है? अब इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च हमें करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आपको मंकी पॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है।
और ये जो पुराना आर्टिकल है उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दोस्तों, आज का एडिटोरियल सेक्शन है जो कि हम लोग इंडिया श्रीलंका के रिलेशन से पढ़ते हैं। तो पुराना टॉपिक है श्रीलंका के अंदर क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आज नहीं जाएंगे। आज सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हो रहा है, इंडिया यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकता है और क्या रोल प्ले कर रहा है, फ्यूचर में हमारा क्या यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है। पहली बात तो कि जो रणनील विक्रम सिंघे जी हैं वो अभी डेफिनेटली वहाँ पे नए लीडर चुन लिए गए हैं और इंडिया को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है बेसिकली, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना आपदा में अवसर। तो बेसिकली जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया के लिए। तो फॉरेन एड की जब बातें आती है श्रीलंका को, तो इसमें इंडिया डेफिनेटली लीड कर सकता है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। एक तो हमारा वैसे भी पड़ोसी है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम लोग वैसे ही अक्सर फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजें हो गई। श्रीलंका में इस समय स्टैगफ्लेशन चल रही है, ऑफकोर्स 50% से ज्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, है ना। और बहुत ज्यादा लोग जो पहले पुअर नहीं थे, जो मिडिल क्लासेस में आते थे, मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे, वो भी पुअर हो गए हैं। तो चैलेंजेस जो है फॉरेन एड को लेके, वो सारी चीजें जो है डेफिनेटली इंडिया पे काउंटर कर सकता है। तो पहली बात तो इंडिया को लीड करना चाहिए फॉरेन एड के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन एड, आप उनको दवाइयां दीजिए, उनको फूड दीजिए, फर्टिलाइजर दीजिए। तो इंडिया को किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं रखनी चाहिए। देखिए समस्या क्या ना, ये देखिए आप ये फोर्थ वाला पॉइंट पढ़िए, क्या लिख रहा है वो, श्रीलंका इज फेसिंग चैलेंजेस इन द गेटिंग फॉरेन एड, मतलब उसको विदेशों से सहायता नहीं मिल पा रही है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि दुनिया में इस समय मोस्टली जो पुअर कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, वो सारी की सारी क्राइसिस फेस कर रही हैं। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, और भी कंट्री क्राइसिस फेस कर रही हैं। तो आईएमएफ हुआ या जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, उनके पास एक्स्ट्रा प्रेशर है कि भैया किस किस की हेल्प करें। वो श्रीलंका की हेल्प करें, नेपाल की हेल्प करें, पाकिस्तान की हेल्प करें, किसकी हेल्प करें। तो उनकी चक्कर में जो है श्रीलंका को फॉरेन एड इतना ज्यादा मिल नहीं रहा है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका, यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की वजह से हो सकता है दुनिया में सेकंड ग्लोबल रिसेशन भी आ जाए, जो कि 2008 के बाद आया था। तो उसकी वजह से भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डर रही हैं किसी दूसरी कंट्री की हेल्प करने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो इंडिया बेसिकली उस गैप को यहाँ पे फुलफिल कर सकता है कि नहीं। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गया। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमें बनने की जरूरत है। देखिए इंडिया हेल्प कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। श्रीलंका की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने भी इंडिया की हेल्प को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अभी तक हम लोग जो है $3.8 बिलियन की हेल्प दे चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोन के रूप में, स्वॉप्स, करेंसी स्वॉप या ग्रांट्स के रूप में हम लोग दे चुके हैं, और भी ज्यादा करेंगे। अब इसका हेल्प इंडिया क्यों कर रहा है? पहली बात तो भैया हमारा पड़ोसी है, तो हम लोग वैसे ही अपनी पड़ोसी की हेल्प करते हैं, नो डाउट। थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी है, तमिलनाडु वगैरह से काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी है। और इंडिया इसलिए भी हेल्प कर रहा है क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर श्रीलंका डिस्टेबलाइज हो गया, अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में आ सकता है ना। तो श्रीलंका से बहुत सारे तमिल रिफ्यूजी या जो इंडिजिनस श्रीलंकन्स हैं वो इंडिया में घुस सकते हैं, आ सकते हैं। तो हमारे ऊपर ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। उन रिफ्यूजीज के अंदर जो है कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स भी जो है वो इंडिया के अंदर एंट्री करने की कोशिश करें, है ना। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी तो है हेल्प करने की। और देखिए वैसे देखा जाए तो इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारी की सारी हेल्प कर दे भैया श्रीलंका की। तो हम अपने दोस्तों से भी तो हेल्प ले सकते हैं, दूसरी कंट्री से, है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ। तो इनके साथ मिलकर डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया हेल्प कर सकता है। और सबसे बड़ी बात चाइना, है ना। चाइना को हम लोग डेफिनेटली इस समय श्रीलंका के अंदर काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो श्रीलंका की मदद इतनी ज्यादा नहीं कर रहा है जितनी श्रीलंका को उम्मीद थी। इसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये तो है भैया, अगर चाइना ने आज श्रीलंका को बेल आउट कर दिया, आप ये मान के चलिए कि अगले 3 साल में श्रीलंका को 25 से लेकर $25 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। और अगर चाइना ने मान लो ये हेल्प कर भी दिया श्रीलंका का, तो जो दूसरे डेवलप पुअर कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो लोग भी चाइना की तरफ देखेंगे कि भैया आप हमारी भी हेल्प करो, क्योंकि आपने श्रीलंका की हेल्प किया था। तो चाइना उस चीज को नहीं चाहता है कि वो सारी चीजें हों। और चाइना देखिए $25 बिलियन भैया कोई छोटा बड़ा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो डेफिनेटली अगर फ्यूचर में मान लो ये भी डिफॉल्ट हो गया, तो चाइना क्या करेगा? उसके तो बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो एक वो भी बहुत बड़ा रीजन है, चाइना उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो श्रीलंका के पास क्या ऑप्शन बचता है? श्रीलंका के पास यही ऑप्शन बचता है कि जो दूसरी कंट्री हैं आप उनकी हेल्प लीजिए, आईएमएफ की हेल्प लीजिए। तो क्या कर सकता है श्रीलंका? तो पहली बात तो इंडिया के साथ आप अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि देखिए इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया आज श्रीलंका की हेल्प करता है और कल को इंडिया स्टेबल, श्रीलंका स्टेबल हो जाता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कल्चर रिलेशनशिप है ना, चाइना वाला एंगल को हम लोग अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
तो कुछ स्टेप इन्होंने बताए हैं कि जो कि श्रीलंका के अंदर अभी किए जाने चाहिए। पहली बात तो श्रीलंका की जो सरकार है उसको सीरियस होना पड़ेगा, ये दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि वो श्रीलंका वाले क्राइसिस को, श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए भैया सीरियस है, नॉन सीरियस नहीं है। कोई भाग के खड़ा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बकवास चीजें कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सीरियस आप प्लान बनाइए, सीरियस आप लोगों के साथ कंसल्ट कीजिए, स्टेक होल्डर के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, सीरियस आपको होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको वहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब वहां पे थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे जो है टैक्सेस को कम कर सकते हो, सब्सिडीज को कम कर सकते हो, है ना। आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है आप उसको जो है तरीके से रिवाइव कर सकते हो, उस तरह की चीजें। बैरियर आपको वहां से हटाने पड़ेंगे ताकि नई नई इन्वेस्टमेंट आ सके, है ना। जैसे रेड टेपिज्म की हम लोग बात करते हैं, सरकारी तंत्र वहां पे काफी मजबूत है, उसको कमजोर करने की जरूरत, कमजोर इन द सेंस कि वहां पे ना ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा चलती है, जैसे 1991 से पहले इंडिया में हुआ करती थी, तो वो थोड़ा सा आप कम कीजिए, है ना। प्राइवेट सेक्टर को जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो, तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे हम लोगों ने एयर इंडिया को बेच दिया, ऐसे जो श्रीलंका के अंदर भी जैसे वहां की जो कोल और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ी कंपनी है, श्रीलंका का जो एयर, उसकी जो अपनी एक एयरलाइंस है श्रीलंका की, वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही हैं, तो भैया आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए। तो ये कुछ कुछ चीजें करने की जरूरत है, एक नेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है ताकि आईएमएफ से हेल्प मिल सके। श्रीलंका के अंदर जो है आईएमएफ की बहुत अच्छी इमेज नहीं है, जितनी बार भी श्रीलंका में आईएमएफ ने हेल्प करने की कोशिश की है उतनी ही बार वहां पे उसका दांव उल्टा पड़ गया है। तो श्रीलंका में जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी को ये समझने की जरूरत है कि इस समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आईएमएफ के पास आपको जाना ही पड़ेगा, तो वो सब करने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, वो सब आप वहां पे स्टेबलाइज कीजिए, वो सारी सारी चीजें हैं। प्रेसिडेंट की पावर को थोड़ा कम करिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है वहां पे, तो वो डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। उसके अलावा जो है फॉरेन पॉलिसी है, आप उसको जो है न्यूट्रल बनाइए। अभी जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से चाइना की तरफ टिल्ट है, श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी, तो इसको थोड़ा न्यूट्रल बनाइए, है ना। न्यूट्रल बनाओगे तो दूसरी कंट्री आपकी हेल्प करेंगी, अदरवाइज तो कोई नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो श्रीलंका डेफिनेटली वहां से हेल्प ले सकता है। इंडिया को यहाँ पे बहुत सारे लेसन ले सकता है इंडिया भी, क्योंकि इंडिया में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन काफी हाई है और इंडियन की करेंसी काफी डाउन जा रही है। तो ये जो स्टेप श्रीलंका ले सकता है, तो डेफिनेटली इंडिया भी प्रिकॉशनरी तरीके से इन सारे स्टेप को डेफिनेटली ले सकता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज का आर्टिकल अच्छा था, ये बढ़िया आर्टिकल है, यहाँ से आप मेंस के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, कि श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स दैट श्रीलंका मस्ट टेक, है ना, टू रिजोल्व दिस इशू। तो इस तरह का डेफिनेटली आप सवाल लिख सकते हो, सारे सजेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और इंडिया की अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो, दे डिस्कस हाउ द चैलेंजेस इन श्रीलंका creates a opportunity for India, है ना, and how Sri Lanka can take forward its economy। तो इस तरह का डेफिनेटली आप सवाल बना सकते हो, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक लास्ट आपका जो बचता है वो सेल्फ स्टडी के मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पैगासस को लेके है, बहुत पुराना आर्टिकल है इसलिए हम लोग ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। पैगासस का क्या स्टेटस चल रहा है अभी, वो सभी चीजें, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है ये, तो जब डिसीजन वगैरह आएगा तब इसको हम लोग दोबारा से करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।